कैमरा मैन नीतीश के साथ नीतीश जी शुरू कर रहे हैं। जी सर, आप लोग ध्यान सुनना। देखिए, जो हम शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, या जैसे आप देख रहे हैं कि काल लगभग तीन काल ही माने जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और ये तीनों काल में ही जो है पूरे सबको समेट लिया गया है। यानी जीवन के विषय में भी कहा गया है आपके हमारे विषय में कि आप जो है अपने वर्तमान जीवन को जो आप जी रहे हो इसी को संभाल लो, क्योंकि जो तुम्हारा भाग निकल चुका है, यानी जो भूतकाल में जो तुम्हारे द्वारा क्रियाएं हो चुकी है और उस पर तुम्हारा कोई उपाय नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई विचार नहीं चलेगा, तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है, वो आपके हाथ से निकल चुका है। और जो भविष्य में आने वाला होगा, जो भविष्य में आप जो भी कुछ भी बनने वाले होंगे, या जो भी आपके पास सिस्टम घटेगा या बढ़ेगा, उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें भी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अभी आपके हाथ में नहीं है। अब जो भी कर सकते हो, अपने जीवन को स्वर्णिम अच्छा बना सकते हो, बहुत बड़ा अपने को मेंटेन कर सकते हो, अपने को बहुत अच्छा से अच्छा एक उत्तम व्यक्ति बना सकते हो, या जिंदगी में अच्छे पद पर जाना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, कलेक्टर, जज भी जो भी बनना है, वो वर्तमान काल को सुधारने से ही बन सकते हैं। क्योंकि यह आपके हाथ में, किसके हाथ में? बोलो ना, अरे यार बोलो ना, आपको क्या हाथ में है, क्योंकि आप इसको बनाने में करने वाले हो। उसी तरह जो शिक्षाएं में है आपसे ही संबंधित है और आप समाज से संबंधित हैं। इस प्रकार समाज की देखरेख, समाज की बुनियादी ढांचा, समाज के उतार चढ़ाव, समाज के मूल्य, समाज के विश्वास, समाज के जो है गुणधर्म, समाज के रीति रिवाज, समाज की संस्कृति और समाज की परंपराएं हर तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है। और मनुष्य जो है उस समाज के अकॉर्डिंग, अर्थात उस समाज के अनुसार शिक्षा को जो है बदलता है, परिवर्तित करता है। समाज के अनुकूल ही शिक्षा दी जाती है। यानी प्राचीन काल की शिक्षा प्राचीन काल के समाज के आधार पर थी, मध्यकाल की शिक्षा मध्यकाल के आधार पर थी, और आज की शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा है वो आज के काल, अर्थात आज की तकनीकी, आज की टेक्नोलॉजी, आज के कंप्यूटर, आज के तमाम प्रकार के मतलब कि लैस सिस्टम से दी जा रही है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे परिस्थिति, काल, समय, समाज में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब हम आपको ये जो है आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ जो एवं आज्ञा पत्र 1793 आज वही शुरू हो रहा है। इसके पहले हमने जो शिक्षाएं पढ़ाई हैं उसका थोड़ा सा फोकस इसलिए किया है कि आपको डेट और काल आपको ये याद रहेगा कि आप भूल नहीं सकते हैं। कभी भी छोटी बड़ी परीक्षाओं में अगर आपको पूछा जाता है, सनवाई तिथि वाइज आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कालों का जो निर्धारण दिया गया, जो हमने दर्शाया है ब्लैक बोर्ड पर,
यह जो है ठंडी का काल माना गया, हालांकि जो है इस पर बहुत टीका टिप्पणी है, इतिहासकारों ने कुछ इसको आगे पीछे भी बताया है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मानक मान लिया गया है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही। कितने तक बोलो ना? 2500 से 500। हाँ, 2500 से 500 ईसा ईस्वी पूर्व तक, और ईसा पूर्व, अरे 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक, और लगभग 2000 वर्ष, यानी आप समझ सकते हो कि 2000 वर्ष के पहले की जो, आज के 2000 वर्ष पहले जो प्राचीन शिक्षा थी, वो शिक्षा प्राचीन शिक्षा का के अंतर्गत आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का जो है युग रहा, अर्थात वेदों का जो है जलवा रहा। इस तरह से यह शिक्षा वेद प्रणाली पर आधारित होने के वजह से या उसके कारण से वैदिक काल शिक्षा की प्रणाली के नाम से जानी जाती है। ठीक, रुको, बता, हाँ बता देंगे। स्वतंत्र काल को बैठिए बैठिए पहले रुकिए, आपको सब बता देंगे। तो इस प्रकार से एक मिनट घबराओ मत भाई, हम समझ जाएंगे। पहले उसने बताया 1858 होगा सर। तो इसके बाद ठीक बोल रहा है, 1858 है, 1800 कीजिए। 1858 है। एक मिनट सुनो, अच्छा देखो हम बता रहे थे, मान लीजिए लिखने में भी प्रिंट हो गया होगा। यहाँ जो है आप बता रहे हैं ना, जब हमने 57 तक लिखा है, अभी एक वर्ष पड़ जाएगा, ये 58 हो जाएगा, या 19 कितना है, 1957 है, यानी 1857 है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, 1857 है, फिर एक वर्ष बच जाएगा तो ये 1858 हो जाएगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, अब क्लियर है? अच्छा, तो इस प्रकार से, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है एक की वजह से पूरा 100 वर्ष का अंतर हो जाता है। अगर हमने एक गलती किया तो 100 वर्ष निकल जाएगा, क्योंकि 1857 और 1957 में बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद जो हम बता रहे हैं वो लिखने में हो जाता है। अच्छा देखिए, सुनिए, हाँ, इसको वैदिक काल शिक्षा प्रणाली से नाम से जाने जाते हैं। अब दूसरा है आपका जो यहाँ हमने दर्शाया है, ये क्या है, मुस्लिम काल। मुस्लिम काल को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। यस सर। क्योंकि यह इसलिए क्योंकि यह मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, अर्थात मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम साहित्य, मुस्लिम जो है पर आधारित शिक्षा प्रणाली थी, इसलिए इसको मुस्लिम शिक्षा या मध्यकाल के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो मुस्लिम शिक्षा के रीति रिवाज, परंपराओं, उनके बुनियादी ढांचे के पर आधारित जीवन यापन जो शिक्षा से जुड़ा था, उसको हम मुस्लिम शिक्षा कहते हैं। और यह काल जो है मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह करीब 1200 से 1700, कितना है, 1200 से 1700, 1700 ईस्वी तक, 1200 से 1700। ये हर जगह नहीं गलत होगा, इसको याद रखना। ऐसे वैसे चूंकि इसको मोटे मोटे दर्शाया गया है 500 वर्ष, कितना, 500 वर्ष। वैसे अगर इसको देखें तो 1207 जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का काल है, 1707 जो है औरंगजेब का, 1707 औरंगजेब। ये कुतुबुद्दीन है, ये कुतुबुद्दीन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, और ये जो है 1707 जो है औरंगजेब का मृत्यु, औरंगजेब है। सुनिए, यह औरंगजेब का काल ऐसे है कि औरंगजेब का काल यह है, सोलह सौ उनसठ से 1707 ईस्वी तक। ये तो आप समझ रहे हैं, मोटी मोटा लिखा कि 1200 से 1700 के काल को कौन सा काल कैसे नाम से जानते हैं? हाँ, इसके बाद 1700 से आज तक को आधुनिक काल जानते हैं। इसका नाम से जाना गया आधुनिक काल। अब फिर नीचे लिखा है कि आधुनिक काल को 2 उपकालों में विभाजित कर दिया गया है। कौन कौन से? एक जो 1700 से 1947 तक, 1700 से
ये 2000 आपका कितना चल रहा है 25 ना 1700 से 1947 तक जो है यह 47 का स्वतंत्र है। तो ये स्वतंत्र काल हो गया। क्या हो गया 1947 में आप स्वतंत्र हुए हैं, इसलिए इसको स्वतंत्र काल के नाम से जाना गया। यानी आप 1947 में स्वतंत्र हुए तो 47 तक को स्वतंत्र काल कर लिया। अब सुन लीजिए फिर ये यही स्वतंत्र काल 1947 यह दो भागों में दो यानी स्वतंत्र काल को दो उपकालों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन आप पीछे चले जाइए तो 1700 से 1857 तक यह ईस्ट इंडिया कंपनी काल है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया या काल यानी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी काल कर रहा है। ये कौन सा काल है ईस्ट इंडिया हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद यह जो है आपके 1700 से 1857 तक एक वर्ष के बाद जोड़ देंगे। 57 के बाद कौन आएगा बोलो ना देखो बोलो ना 1857 कब आएगा हाँ एक साल बढ़ेगा तो 58 नहीं आएगा। तुम लोग बोलोगे तो मुझे एनर्जी मिलेगा जैसे लग रहा है 1858 हो गया फिर 1800 सुनो यानी एक वर्ष से लगने के बाद 1858 हो जाएगा फिर 1858 से 1947 का ब्रिटिश शासन काल। सुनिए क्यों ब्रिटिश का शासन काल लिखा गया है क्योंकि यहाँ से 58 से स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 रानी लक्ष्मीबाई पढ़े हैं कि खूब लड़ी मर्दानी ये कैसे हुए खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे नहीं स्वर से नाना बोलते के हो। कैसे बताते हैं बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी की अरे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी यह 57 का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो आप लड़े वो भी इसके बाद वो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का नाम से जाना जाता है। लेकिन भारतवर्ष की उस महिला का स्वर्णिम इतिहास है जिसको वीरांगना के नाम से जानते हैं। वह कौन है रानी लक्ष्मीबाई। वह आपका स्वतंत्रता संग्राम काल तक वहां तक सिमटता है। इसके बाद 1858 से 1947 तक 47 के बाद वाला नहीं 1947 तक याद रखिए। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन काल का लिखने का भाव यह है कि 1858 से ब्रिटिश शासन की हुकूमत बड़ी तगड़ी हो गई यानी वह सक्रिय हो गया। क्या हो गया सक्रिय यानी 1858 से 1900 जितने भी चिटपिट आप जैसे आप 1947 से ये पढ़े हैं 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र की धरती से एक गांधी जी ग्वालियर टंग मैदान से एक करीब लंबा भाषण दिया था जिसको उस भाषण के तहत उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके भाषण से इतना क्षुब्ध हो गई कि वह कांग्रेस के परिषद नेताओं को पकड़ करके जेल में डालना शुरू कर दिया। समझ रहे वह काल को आप जैसे बात जानते हैं 1942 को भारत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन के नाम इसलिए बहुत सारे उसमें बहुत सारे मतलब हुए छोटे छोटे मतलब कि आपके जैसे 1919 से 13 अप्रैल 1919 से जलियांवाला बाग ऐसे बहुत सारे हैं उनका नाम हमको यहाँ नहीं बताना है कोई आप फोकस करना है। तो हमने इसमें दर्शाया है कि 1858 से 1947 यानी 47 के पहले 46 के बाद जाएंगे तो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही शासनिक व्यवस्था में सुचारू रूप से बड़ा ही जो है चुस्त शासन चलाई है इसलिए इसको ब्रिटिश काल के नाम से जाना गया। किसके नाम से ब्रिटिश शासन काल। अब आप यहाँ तक इस इतिहास को जान गए कि कैसे कैसे आपकी प्राचीन शिक्षा कब से रही है मध्यकाल की शिक्षा कब तक से कब तक रही है इसके बाद आधुनिक शिक्षा कब से प्रारंभ हो रहा है। यहाँ फोकस किया गया होगा कि आधुनिक बोलो मत भाई आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ इसलिए आप हम
भारतीय हम लोग जो आज शिक्षा में सेवन कर रहे हैं, वह इन पीछे वाली शिक्षाओं का ही बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट उपलब्धि है। अगर आप सोचना चाहते हैं कि आप हम मूल निवासी अपने भारतीय संस्कृत और हिंदी को जो है जान रहे थे, लेकिन इस्लाम का जब पदार्पण हुआ तो हम अरबी और फारसी नहीं जानते। जब ये इनके बाद जब ब्रिटिश शासनकाल का आरंभ हुआ तो हम अंग्रेजी भी जानते हैं। क्या जानते हैं? अब आप सोच सकते हो आज का भारतीय कुछ भले वह जो है इटालियन भाषा न जानता हो, स्पेनिश न जानता हो, लेकिन ब्रिटिश भाषा अंग्रेजी को जान रहा है। जर्मन भाषा भले न जानता हो, या चाइनीज भले न जानता हो, जापानी भले न जानता हो, लेकिन अंग्रेजी जान रहा है। यह उनके यहाँ हमारे यहाँ आने का ही कारण है कि उनके थ्रू हमें अंग्रेजी सीखना हुआ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कम से कम हम भारतीय जो भी हैं वह हिंदी, संस्कृति, अरबी, फारसी प्लस अंग्रेजी। अगर और आप जानना चाहते हो तो आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। धड़ाधड़ लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, स्पेनिश सीखना चाहते हैं दिल्ली सीखिए, दिल्ली जाकर सीखिए, अदर लैंग्वेज सीख सकते हैं। इस प्रकार यह बहुत बड़ी देन है कि इन संस्कृतियों का मिक्सअप होने पर हमारी संस्कृति जो है बहुत मिश्री होगी। समझ रहे हैं? हमारी संस्कृति में क्या हुआ? मिक्सचर हो गया, हमारी संस्कृति मिक्सअप हो गई। यस। अब हमको ये बताना है कि यह आधुनिक अंग्रेज जब आपके यहाँ कैसे पता, मैंने बता चुका है। मैंने बताया फार्मूला, तो क्या फार्मूला बताया? पहले हमारे यूरोप कंट्री अब आ रही है, पहले यूरोप कंट्री देखो आज खत्म है इसलिए रिपीट कर रहे हैं। पहले हमारे कौन आए? पुर्तगाली। 1510 में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद पुर्तगाली ईसाई मिशनरियां कार्य की, वो भी शैक्षिक शिक्षा विभाग का काम किया। और लोगों ने भी जो प्राथमिक विद्यालय खोले, क्षेत्रीय विद्यालय खोले, बहुत सारे विद्यालय डाले। इसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज, अब अंग्रेज के बाद कौन आए? क्या है? डच। अगर आप भूल रहे हो तो फार्मूला लिखने का कभी मत भूलिए। पेड कर दे फीस। देखो इसको हमने लिखा भी है, तो फिर लिख रहे हैं, ऐसे जमाने बता रहे हैं। क्या फार्मूला बताया हमने? यहाँ P फॉर पुर्तगाली, A फॉर अंग्रेज, D फॉर डच, A फॉर फ्रांसीसी, D फॉर डेन। ये आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये यूरोपी के आने वाले कंट्रियों का क्रमशः आगमन दर्शा रहा है। अगर छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यहाँ जो है आधुनिक काल की बात करें तो ये अंग्रेजों ने आपको 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। कब की थी? और 1613 से ये जो है सक्रिय हो गए। 1623 ईस्वी से तक के व्यापार में क्या हो गए? सक्रिय हो गए। 1613 ईस्वी से ये व्यापार में क्या हो गए? सक्रिय हो गए। याद रखिए हमने बताया था, साथ हमारी वीडियो आप सेकंड वाला खोलेंगे, आप लोग कह रहे थे शाहजहां बताया है, लेकिन हमको अभी तक मैंने जहांगीर ही बताया है। वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने बताया कि 1608 में आया था कौन? हाकिम। और यह शाहजहां से नहीं, जहांगीर से बात किया। किसे किया? जहांगीर। हमारी वीडियो जब देखेंगे हमको उम्मीद है कि मैंने जहांगीर ही बताया होगा। अच्छा ठीक है, शाहजहां को हमने बता दिया, जहांगीर कभी मैंने क्या किया, वीडियो देखना आपने तो देखे नहीं है। तो जहांगीर से इसका संप्रेषण हुआ। किससे संप्रेषण हुआ? जहांगीर से। वो किसके विषय में संप्रेषण किया गया? व्यापार के लिए। व्यापार के दृष्टिकोण से। तो ये व्यापार के नाम पर अपनी प्रथम कोठी जो गुजरात के सूरत में है, कहाँ डाली? सूरत में। हाँ, ये भी पूछता है। अब याद रखिए, इतना तो आपको क्लियर हो गया एवरीबॉडी? नो डाउट? नो डाउट। नो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके। अब इसके बाद यहाँ आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का इतिश्री इसमें एक चीज और बताएंगे। वह आपको कहीं 1793 में लिखा है कि नहीं लिखा है? आज्ञा पत्र 1793।
यह 1793 में आज्ञा पत्र लिखा गया है, इसको याद रखना, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी को डाली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां वहीं से हैंडल कर रहे थे। वहां से हैंडल ये किया जा रहा था कि यहाँ करीब 1793 में आज्ञा पत्र चार्टर अकाउंट जो है जारी किया। वह आज्ञा पत्र 1793 में जारी किया। और याद रखो, यह कब तक याद रखेंगे? यह गुड डिस्पैच 1854 तक याद रखेंगे। क्या क्या लिखा गया है? गुड डिस्पैच। आपको एक प्रश्न पूछता है कि गुड डिस्पैच कब लागू हुआ, जिसको भारतीय मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं? यह 1854। कौन है? 1854। यह भी आपको रिपीट करा रहा है कि यह कैसे हुआ। 1793 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चार्टर अकाउंट आज्ञा पत्र को जारी किया था, और यह 20 वर्ष के बाद पुनरावर्तन हुआ था। कितने वर्ष के बाद? 20 वर्ष। यदि 1793 में आप 20 वर्ष जोड़ते हैं, if you add 20 years, then it will become 1833, यानी 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 1833 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1833। फिर 1833 में यह जो रेन्यूअल हुआ, 1833 में रेन्यूअल हुआ। हर 20 वर्ष पर उस आज्ञा पत्र पर विचार विमर्श किया जाता था कि हमारे शिक्षा में कितना प्रगति हुई, कितना नहीं हुई, क्या कमियां हैं, क्या खमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, क्या इसमें हमको अभी अवनवीन करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या उसको घटाना बढ़ाना है, उसके विषय में आत्ममंथन किया जाता था। शिक्षा का विकास कितने % डेवलपमेंट हुआ, हमारा व्यापार कहाँ तक है, कितना तक है, मतलब सारी बातों का ब्यौरा इस आज्ञा पत्र के थ्रू लिया जाता था। और यह 20 वर्ष के बाद रेन्यूअल होता था। यह जो है आपका जो है चार्टर अकाउंट भी हर प्रति वर्ष 20 वर्ष के बाद रेन्यूअल होता था। अब सुन लो, 1833 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 1833 में अदरवाइज यू ऐड 1833 1853 1853 होगा मेरे यस सर। छात्रों, ध्यान से सुनो। 20 वर्ष जोड़ोगे तो 1853 होगा। 1853 में आज्ञा पत्र रेन्यूअल होना था। अभी इसको बताएंगे। फिर जो है उसमें कुछ गड़बड़ियां होने की वजह से, कुछ ऐसी व्यवधान उत्पन्न होने से यह चार्टर अकाउंट लागू नहीं होता है। एक जो है गुड डिस्पैच 1854 में लागू किया जाएगा। अभी इसको हमें पढ़ाना है। अब हमको यही जो हमने बताया कि जो 1793 का आज्ञा पत्र था, यही 20 वर्ष का हुआ है। 1793 में 20 जोड़े हैं तो आप इतना हुआ है, फिर 20 उसमें जो कितना हुआ, फिर जोड़ तो 1833 हुआ। 54 में जो है ड्राफ्ट हो जाता है। अब हम आपको बताए कि जब हमारे यहाँ यूरोप कंट्री, आज क्या शुरू है, यूरोप कंट्रियां आना शुरू की। यूरोप कंट्रियों का अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूं, यही कार्य था कि व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। दो बात याद रखना, जो जब भी हमारे यूरोप कंट्री कोई भी देश आया हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डेन हो, सारे लोगों ने यहाँ आकर के अपने अपने व्यापार प्रारंभ किए और अपने अपने जो है मिशनरी लाए और अपने अपने विद्यालय खोले। लेकिन यह है ना कि जहाँ काफी लोग होते हैं, जहाँ काफी लोग होते हैं, प्रतिस्पर्धा और होड़ में होते हैं, लड़ाई झगड़ा उसमें होना जरूरी हो जाता है, संभव हो जाता है। तो समझ रहे हैं? यस सर। इस पर एक बात मैंने बताया ना कि बहुत सारे जब समाज में अनियमितताएं आती हैं, बहुत सारे समाज में अवैध तत्वों का समावेश हो जाता है, बहुत सारी वो अवांछनीय कार्य करने लगते हैं, तो समाज में उथल पुथल हो जाता है, सामाजिक ढांचा जो है वो तार तार हो जाता है। इसलिए एक शेर आपको बुलंद कर रहा हूँ। यस सर। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक का उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साथ पर उल्लू उल्लू तो इल्जाम गुलिस्ता क्या होगा इल्जाम। अब यहाँ बहुत सारे उल्लू हो गए। यूरोप कंट्री के बहुत सारे उल्लू हो गए, हमको उल्लू सीधा करने में अपने उल्लू बन गए।
कैसे ऐसे कैसे हमारे यहाँ जो है अपने हम लोग को उल्लू सीधा करने के लिए, इंडिया को उल्लू सीधा करने में अपने उल्लू बनने लगे। इन लोगों में झगड़ा हो गया, इन लोगों में झगड़ा हो गया। तो जान रहे संघर्ष के बाद क्या हुआ कि पुर्तगालियों को मार कर भगा दिए, पुर्तगाली हार कर चले गए। फिर फ्रांसीसियों को जो कर्नाटक की युद्ध में जो डुबले वगैरह पड़ेंगे उनको हरा दिया, वो भी विदाई लिए। अरे 61 में सुनो, चले गए ना गोवा ले। सुनो, बाद में हम आपको बता दें हुआ था क्योंकि लड़ाई हुआ